सर प्रणाम करता हूँ। आप धन्य हो सर, बहुत मेहरबानी। आप हमारे तहसीलदार हो, ईश्वर करें आप हमेशा ऐसे बने रहो। आप हमारे ही तहसीलदार रहो, अच्छा जी हमारे किसी दूसरे के तहसीलदार मत हो जाओ। नहीं तो जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे वो भी रोएगा। तो आप हमें ही रुला लीजिए, किसी और को तकलीफ मत दीजिए साहब। सादर प्रणाम है आपको। जी कोई बताइए, जब ये पैमाइश होने के बाद जब नोटिस लगा, तो इसका मतलब है अगर नोटिस लगा है तो सब कुछ जांच होने के बाद ही नोटिस लगती है, बिना जांच के तो नोटिस लगती नहीं है। जी, ये सब लोग जानते हैं कि सब कुछ जांच होने के बाद ही नोटिस लगती है, और अधिकारीगण हैं वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो उनको। जी लेकिन अब दोबारा से जांच का आदेश उन्होंने दिया तो उनकी मर्जी, भाई क्या मतलब था मुझे नहीं पता। जी और अगर उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया है जी तो भाई अधिकारीगण हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ। और तहसीलदार साहब को तो कोटि कोटि नमन करता हूँ जी कि साहब आप धन्य हो, आप हमारे तहसीलदार हो। इसी किराकत तहसील में 2 बार बुलडोजर 1 महीने के अंदर चल चुका, वो भी बगैर नोटिस के। अच्छा और हमारे यहाँ नोटिस लगने के बाद भी हमको 7 महीने तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो मैं साहब को सादर प्रणाम करता हूँ। आप धन्य हो सर, बहुत मेहरबानी। आप हमारे तहसीलदार हो, ईश्वर करें आप हमेशा ऐसे बने रहो। आप हमारे ही तहसीलदार रहो, अच्छा जी हमारे किसी दूसरे के तहसीलदार मत हो जाओ। नहीं तो जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे वो भी रोएगा। तो आप हमें ही रुला लीजिए, किसी और को तकलीफ मत दीजिए साहब। सादर प्रणाम है आपको। जी हमारे जो दर्शक हैं यही कहते हैं कि आपके साथ जो है इतना बड़ा अन्याय हुआ, उसके बाद भी आप तमाम अधिकारियों को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। भैया, क्योंकि बदतमीजी मेरे संस्कार में, मेरे खून में नहीं है। जी मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा किसी से बदतमीजी से बात करो। मैं छोटे बच्चों को भी आप कह के बात करता हूँ, बेटा आप कैसे हो। तो आप लोग तो साहब हैं यार, हम उनको कैसे कुछ कह सकते हैं। बस यही कहते हैं कि साहब आप मेरे ही तहसीलदार बने रहो। ईश्वर न करें कि आप किसी और के तहसीलदार हो जाओ, कोई और रामजीत रो। एक रामजीत रो रहा है, इसी को रुला लो, जितना मर्जी कहे, जैसे आपकी मर्जी कहे, खूब रुला लो। और मेरे ही तहसीलदार बने रहो, और तहसीलदार ही बने रहो। हाँ, ईश्वर करे आप सिर्फ तहसीलदार ही बने रहो। आप बातों की गहराई को समझिए कि आप सिर्फ तहसीलदार ही बने रहो, वो भी सिर्फ रामजीत के, जौनपुर सदर तहसीलदार। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, कोटि कोटि नमन। जब आप इस मकान को देखते होंगे, हर बार ये आपको उंगली दिखाता होगा कि मैं आज खड़ा हूँ और आप धराशायी हो गए। ये मकान उंगली नहीं दिखाता मुझे, उंगली वो लोग दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मकान क्या उंगली दिखाएगा, वो तो निर्जीव चीज़ है। जो लोग उनके चाहने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वो लोग उंगली दिखाते हैं। मकान की क्या औकात है, मकान उंगली दिखाएगा हमें। लेकिन जब सुबह शाम आप उठते होंगे, उस मकान को देखते होंगे, मेरा देखने का उधर दिल ही नहीं करता। क्यों देखूं उस चीज़ को, क्यों देखूं जिसमें कसाई लोग रहते थे। मेरी इच्छा नहीं होती देखने की। कभी नज़र तो पड़ती होगी, आपके बगल में है तो एक बार उस जो घाव यार मैं आंखें फोड़ लेना चाहूँगा, उस चीज़ को देखना नहीं चाहूँगा। जी जी तो देख सकते हैं इनकी जो व्यथा है दिन प्रतिदिन वही है कि इनको जो उम्मीद थी कि इनको न्याय मिलेगा, जिस तरह से अपराधियों को ज़मानत मिलती है और जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है, तो इसी तरह से जब इंसान का मनोबल टूटता है तो आप बोलते हैं ना, इंसान को अपने गिरते हुए मनोबल टूटते हुए देखा होगा, तो इससे इनको आप देखिए इसी तरह इंसान टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर भी न्याय पाने के लिए इंसान लड़ता है कोर्ट कचहरी में, अपनी पूरी जवानी अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। लेकिन वही है, अभी एक हम आपको बताएं कि एक मामला था, कुशीनगर का था। 103 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और 40 साल बाद फैसला आया कि वो निर्दोष है। वो 40 साल जेल में रहा, वो 40 साल
उसकी जवानी बीती, बुढ़ापा बीता, कौन लौटा पाएगा उसका 40 साल? आप लाखों करोड़ रुपया उसको दे दीजिए, लेकिन नहीं लौटा सकते हैं आप। तो कहीं न कहीं देर से मिलना न्याय भी अन्याय ही माना जाता है। और जिस तरह से सरकारी ज़मीन है, ये लगता है कि पैमाइश हुई, नोटिस चपका, फिर से वही पुरानी चीज़ें, पैमाइश हो, नोटिस लगे, तो केवल यही हो रहा है, जाँच लगाओ, रिपोर्ट लगाओ। तो क्या आप इस मामले को आगे ले जाएँगे हाई कोर्ट या कोई अन्य मेरी अधिकार? औकात कहाँ है। ये तो यहाँ के वकील साहब लोगों को धन्यवाद करूँगा जो मुझसे पैसे नहीं लेते। मेरे पास जो भी होता है ज़बरदस्ती दे देता हूँ तो ले लेते हैं, नहीं तो वो लेते नहीं, मुझे चाय नाश्ता खुद करवाते हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, 7 महीने से बेरोजगार बेकार सा बैठा हूँ, घर का खर्चा इतना बड़ा है। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया आप लोगों का बहुत प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जिला के रखा है और लोगों ने जो भी मदद किया था उसी से मेरा परिवार पला है, बढ़ा है 7 महीने से, लेकिन अब वो भी ख़त्म है। कुछ भी नहीं है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं। दीवान जी बैठे हैं, पूछ लीजिए, दूध बेचता हूँ 100-150 का, उसी में बच्चियों की पढ़ाई खर्चा, कोचिंग खर्चा है, बाकी घर का खर्चा है या मोटरसाइकिल खर्चा है, उसी से चल रहा है। तो मैं कचहरी में हाई कोर्ट जाने का लेवल मेरा नहीं रह गया यार। उसने इसीलिए तो मारा था कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा पैसे के मामले में। उसने इसलिए मुझे मारा कि ये पैसे से मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मतलब तो वो अपने मकसद में कामयाब है जी। और मैं बेकार हूँ यार, फालतू हूँ। मैं खुद को अपनी निगाह में बेगैरत अब समझता हूँ खुद को। अभी तक ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब खुद को बेगैरत समझता हूँ, इसलिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बेटा मेरा मारा गया, सबूत मैं पेश कर रहा हूँ, कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, सब कुछ गंवाने के बाद भी, और पैसे भी गंवा रहा हूँ, और पैसे हैं नहीं, कहाँ जाऊँगा? बच्चियों का मुंह देखूं, मुकदमा लड़ूं, क्या क्या करूं? बाकी साहब लोगों को धन्यवाद। और हाँ, अपने अधिवक्ता बंधु को, छोटे हों या बड़े हों, उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सहयोग रहा है और कृपा करके ये कृपा दृष्टि आप लोग बनाए रखिए, नहीं तो ये गरीब आदमी मर जाएगा। अपने अधिवक्ता बंधुओं को बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो रो दूँगा। तो जैसा भी अपडेट होगा, अभी आपने पूरी बात सुनी, हर किसी की आंखें नम हो जाती है सब सुनने के बाद। एक बार दिमाग में सबके यही विचार हो आता है कि गरीब होना बहुत बड़ा पाप होता है। पाप इसलिए होता है कि अगर आप गरीब हैं तो आप न्याय नहीं पाएंगे। अगर आप गरीब हैं आपको दबाया जाएगा, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अन्याय होगा तो आप कचहरी भी जाएंगे, आपको सारा न्याय, आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा। आप पीड़ित हैं, आपके साथ घटना घटी है, उसके बावजूद आपको सब कुछ साबित करना पड़ेगा। और जिसने किया है वो तो जेल में है, उसको साबित नहीं करना है, साबित हमें करना है। जो पीड़ित पक्ष है उसको दौड़ना है। एक महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उसका मेडिकल होता है, वो जाती है जिला अस्पताल, उसका ज़ेरॉक्स होता है, उसका बयान होता है, जिला मजिस्ट्रेट उसका बयान लेता है। जो आरोपी होता है वो केवल जेल में बंद होता है। अगर गिरफ्तार हुआ है तो देख सकते हैं अभी जितना बात सुना आपने, अनुराग के पिता की भी स्थिति खराब हो चुकी है। जितना दर्शकों का प्यार सहयोग मिला वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप लोग कुछ सहयोग करेंगे तो शायद फिर से इनको कुछ हेल्प हो जाएगी। आपको क्यूआर कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आप क्यूआर कोड पर अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही आज इनका परिवार चल रहा है, ये तारीख पे जा रहे हैं। आपका सहयोग जिस दिन नहीं होगा, एक स्वयं बोल रहे हैं, उस दिन मैं समझिए कि ख़त्म हो चुका हूँ। जैसा भी अपडेट होगा बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।